ये जैक थॉर्न और स्टीफन ग्रेहम की नई ब्रिटिश मिनी सीरीज है जो आजकल के सोशल मीडिया जनरेशन के टीनेजर्स की साइकोलॉजी एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। ये शो दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट उनके एक्शंस और बिहेवियर को बदल देता है, जिस वजह से वो कभी कभी ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिससे दूर भागना नामुमकिन हो जाता है। साथ ही ये सीरीज बच्चों का अपने पेरेंट्स से और भी ज्यादा दूर हो जाना भी दिखाता है। ये एक सेंसिटिव और ट्रिकी टॉपिक है, लेकिन डायरेक्टर फिलिप का एक टेक फिल्मिंग स्टाइल इसे और भी इंगेजिंग बना देता है। ये सिर्फ रियलिज्म बढ़ाता ही नहीं, बल्कि ऑडियंस को स्टोरी के अंदर खींच लेता है, जैसे वो सब कुछ लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हों। इसका टाइटल और मेन कैरेक्टर 13 साल का जेमी मिलर है, पर क्या ये शो टीनेजर्स और छोटी उम्र के बच्चों के लिए सही है? ऑफिशियली एडोलेसेंस की रेटिंग TVMA है, मतलब ये 17 साल से छोटी ऑडियंस के लिए नहीं है। नेटफ्लिक्स का कहना है कि ये रेटिंग मेनली लैंग्वेज की वजह से दी गई है, पर क्योंकि ये एक क्राइम ड्रामा और थ्रिलर भी है तो हो सकता है कि आपके दिमाग में और भी सवाल हो। चलिए शुरू करते हैं। ये शो एक इमोशनल और ग्रिपिंग स्टार्ट लेता है, जिसमें DI बेस्कॉम अपने बेटे का एक वॉइस मैसेज सुन रहा है जो स्कूल से बचने के लिए एक बहाना बना रहा है। बेस्कॉम और उसकी पार्टनर DS फ्रैंक को छोटे से शहरी इलाके में एक ऑपरेशन लीड करने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ वो मिलर के घर पर एक टैक्टिकल फोर्स के साथ रेड मारते हैं, जिसमें घर का बड़ा एडी, उसकी वाइफ मैंडा, बेटी लीसा और 13 साल का सस्पेक्ट जेमी शॉक में आ जाते हैं। जेमी को एक मर्डर केस में अरेस्ट किया जाता है। वो इतना डरा होता है कि उसके कपड़े भी गीले हो जाते हैं, जिसके बाद उसे पुलिस ऑफिसर्स की निगरानी में कपड़े बदलने को कहा जाता है। जब पुलिस स्टेशन में उसका प्रोसेसिंग होता है तो वो रोते हुए अपनी बेगुनाही की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ उसके कंफ्यूज्ड पेरेंट्स को समझाया जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। जेमी अपनी एप्रोप्रिएट एडल्ट के तौर पर अपने डैड एडी को सेलेक्ट करता है, जो लॉयर पॉल की गाइडेंस में अपने बेटे के साथ रहता है। लेकिन एडी तब हिल जाता है जब वो देखता है कि उसके 13 साल के बेटे को तलाशी लेने के लिए नंगा किया जा रहा है। वो इसके खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन लॉ के रूल्स के आगे उसकी नहीं चलती। बेस्कॉम भी अंदर से इमोशनली डिस्टर्ब है, क्योंकि वो खुद भी एक डैड है, पर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाने के लिए वो अपने इमोशंस को छुपाता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और जेमी के इंस्टाग्राम एक्टिविटी को देखा जाता है। उसके लाइक्स और कमेंट्स एक लड़की केटी से कनेक्टेड निकलते हैं। जब जेमी से सवाल किए जाते हैं तो वो सिर्फ नो कमेंट्स कहकर इंटरप्ट करता है, जिससे ऑफिसर्स उस पर और शक करने लगते हैं। और फिर पुलिस अपना सबसे बड़ा एविडेंस सामने रखती है, एक वीडियो जिसमें जेमी केटी का पीछा कर रहा है। उसने गुस्से में केटी को धक्का मारा और फिर उस पर चाकू से वार किया। ये फुटेज देखकर एडी का दिल टूट जाता है। वो अपने बेटे को डिफेंड नहीं कर सकता। वो रो पड़ता है और ऑफिसर्स और लॉयर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। जेमी अपने डैड से डेस्परेट होकर कह रहा है कि उसने ये सब नहीं किया, पर अब एडी के पास उस पर यकीन करने की कोई वजह नहीं बची। जेमी के अरेस्ट के 3 दिन बाद DI बेस्कॉम और DS फ्रैंक उसके सेकेंडरी स्कूल पहुंचते हैं, जहां का माहौल काफी टॉक्सिक और एग्रेसिव है। बच्चे बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं दिखते और सब सिर्फ केटी के मर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। बेस्कॉम का बेटा एडम, जो इसी स्कूल में पढ़ता है, ज्यादा शो नहीं करना चाहता कि वो अपने डैड से कनेक्टेड है। जेमी ने इंटेरोगेशन में ऑफिसर्स की काफी फ्रस्ट्रेशन बढ़ाई थी, लेकिन केटी की बेस्ट फ्रेंड जेट तो उससे भी एक कदम आगे है। वो पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देती है, बल्कि उल्टा उनको टॉन्ट करती है कि जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं वो अभी तक सच तक नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ जेमी के बेस्ट फ्रेंड रायन और टॉमी, जो शायद विटनेस या साथी हो सकते हैं, पुलिस की नजर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब एक स्कूल ड्रिल होती है और सभी स्टूडेंट को ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है, तब जेट सबके सामने रायन पर हमला कर देती है और उस पर केटी के मर्डर का इल्जाम लगाने लगती है। पुलिस को समझ आता है कि रायन के पास शायद जेमी के मोटिव का जवाब हो, जो अब तक अनक्लियर है। बेस्कॉम उससे फ्रेंडली तरीके से बात करने की कोशिश करता है, अपने स्कूल के दिनों की बातें बताता है कि कैसे वो कूल दिखने और लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। रायन थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। ब्रेक थ्रू कहीं और से आता है। बेस्कॉम का बेटा एडम, वो अपने डैड को बताता है कि उससे ये सब देखा नहीं जा रहा कि उसके डैड को स्टूडेंट से बात करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। एडम के एनालिसिस के मुताबिक जेमी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर केटी का जो फ्रेंडली कमेंट दिख रहा था, वो असल में उसकी इंसल्ट थी। उसने जेमी को सीधा सीधा नहीं, लेकिन घुमा फिरा कर ये कह दिया था कि वो हमेशा अकेला ही रहेगा। साथ ही उसने ये भी हिंट दिया था कि जेमी मोनोस्फेयर वाले लोगों की बातें मानता है, यानी वो ऐसे लोगों की सोच से अग्री करता है जो मानते हैं कि औरतों की वजह से मर्दों की लाइफ खराब होती है, या रिश्ते और शादी से दूर रहना ही बेस्ट है। ये शॉकिंग खुलासा बेस्कॉम और एडम के रिश्ते को भी थोड़ा बेटर कर देता है।
इसके बाद फ्रैंक और बेस्कॉम फिर से रायन से सवाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रायन घबरा जाता है और एक क्लासरूम की खिड़की से कूदकर स्कूल से भागने लगता है। बेस्कॉम उसका पीछा करता है और आखिर में उसे पकड़ लेता है। जब रायन एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करता है, बेस्कॉम उसे डराता है, जिससे घबराकर रायन बता देता है कि मर्डर में जो छुरी यूज हुई थी वो एक्चुअली उसी की थी। ये बात उसके अरेस्ट होने का रीजन बन जाती है। वहीं बेस्कॉम अपने बेटे एडम से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है और उसे लंच के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ एडी जेमी के डैड केटी की मर्डर साइट पर फूल रखने जाता है, गिल्ट और दुख से भरे हुए इमोशंस के साथ। 7 महीने बीत गए हैं। डीआई बेस्कॉम फाइनली जेमी पर केटी के मर्डर का चार्ज लगाता है। इस दौरान जेमी को स्टैंडिंग सिक्योर ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है, जहां उसका साइकेट्रिक इवैल्यूएशन हो रहा है। हम मिलते हैं डॉक्टर ब्रियोनी से, जो एक बिहेवियरल थेरेपिस्ट है। वो सेंटर के अंदर कॉन्फिडेंट और थोड़ा अलग स्टाइल में चल रही है, लेकिन इंटरेस्टिंगली उसके पर्स में मार्शमेलोज हैं। वो मार्शमेलो वेंडिंग मशीन के हॉट चॉकलेट में डालती है। वो ये हॉट ड्रिंक जेमी को देती है। इनके बीच बातचीत होती है। इनका इंटरेक्शन देखकर लगता है कि इन दोनों के बीच पहले से ही कोई रिश्ता हो, लेकिन ब्रियोनी स्मार्टली कॉन्वर्सेशन को नए डायरेक्शन में ले जाती है। पहले उसने ये जानने की कोशिश की कि जेमी को अपने जुर्म का कितना एहसास है और वो यहाँ कितने टाइम तक रहेगा, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसे दूसरे थेरेपिस्ट ने पूछा था। ब्रियोनी उन सवालों को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होती। वो अपनी कंक्लूजन खुद निकालना चाहती है। इस बार वो बात को मैस्कुलिनिटी की तरफ ले जाती है, यानी कई लोग इसके लिए मर्दानगी वर्ड यूज करते हैं। ब्रियोनी चाहती है जेमी अपने दादाजी और अपने डैड के बारे में खुलकर बोले। यहाँ हमें जेमी में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। जो लड़का पहले अनश्योर और मासूम लग रहा था, अब उसमें इतना गुस्सा आ गया है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। जेमी को अपने डैड से प्यार तो है, लेकिन इनके बीच टेंशन भी है, खास तौर से स्पोर्ट्स को लेकर। वो बताता है कि जब भी वो कोई गलती करता तो उसके डैड उससे मायूस हो जाते, लेकिन ब्रियोनी का इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं आता, जिससे जेमी इरिटेट और गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो हॉट चॉकलेट का ग्लास फेंक देता है और ब्रियोनी पर चिल्लाने लगता है। उसे धमकाने की कोशिश करता है, बट ब्रियोनी नहीं डरती। जब गार्ड आता है तो वो बिना कुछ कहे सीसीटीवी रूम में जाकर पूरा सीन समझने की कोशिश करती है। अगली बार ब्रियोनी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करती है। वो अब खुद थोड़ी एग्रेसिव होने लगती है, जैसे जेमी को गार्ड डाउन करवाने की कोशिश कर रही हो, ताकि जेमी अपनी असली सोच खुद ही बता दे। वो जेमी से लड़कियों के साथ उसके इंटरेक्शन के बारे में पूछती है। पहले तो जेमी बदमाशी करने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है कि उसे बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर एडमिट करता है कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर जेमी बताता है कि केटी के न्यूड फोटोज एक लड़के फिजिट ने लीक किए थे। उसे ये नहीं लगता कि ये चीज गलत थी, बल्कि उसे सिर्फ ये दुख है कि अब उसका और उसके दोस्तों का न्यूड लेना बंद हो गया। ये सुनकर ब्रियोनी शॉक हो जाती है, लेकिन वो अपना रिएक्शन कंट्रोल करती है। वो जेमी से पूछती है कि क्या उसे मौत का मतलब समझ आता है। जेमी कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसे ब्रियोनी का अनप्रिडिक्टेबल होना पसंद नहीं आ रहा। वो उसे फिर धमकाता है, उसकी सोशल मीडिया की समझ को लेकर मजाक उड़ाता है, बट ब्रियोनी भी तैयार है। वो जेमी के सोशल मीडिया पोस्ट निकाल कर उसके सामने रख देती है, जिसमें केटी ने कमेंट किया था। जेमी बिना झिझके एक्सेप्ट कर लेता है कि फिजिट वाले हादसे के बाद उसने केटी को तसल्ली देने की कोशिश की। जब केटी इमोशनली वीक थी, तब उसने सोचा कि ये सही टाइम है उसे प्रपोज करने का, शायद इसलिए क्योंकि वो उस मोमेंट पर ज्यादा इमोशनल थी और हाँ कहने के चांसेस बढ़ जाते। जेमी को लगता है कि ये बहुत स्मार्ट मूव था, शायद इसलिए क्योंकि वो इसे एक स्ट्रैटेजी की तरह देख रहा था। लेकिन ब्रियोनी अपनी फीलिंग छुपा लेती है, यानी उसे ये पसंद नहीं आया, पर वो अपना डिसअप्रूवल दिखाने से बचती है। जेमी बताता है कि केटी ने उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ा दिया और बोला कि वो इतनी डेस्परेट नहीं है। फिर केटी ने जेमी को बुली करना शुरू कर दिया। अब जेमी नैरेटिव को ट्विस्ट करने की कोशिश करता है। वो ये दिखाने लगता है कि केटी ही असल दोषी थी। वो एक्सेप्ट करता है कि उसे अकेलापन वाली आइडियोलॉजी में यकीन नहीं है, लेकिन साथ ही वो ये भी बताता है कि उसके पास केटी को छूने का मौका था, लेकिन उसने नहीं किया। ब्रियोनी को यकीन नहीं हो रहा कि जेमी इतना कैजुअली अपना जुर्म एक्सेप्ट कर रहा है। इस सेशन का कंक्लूजन तब होता है जब ब्रियोनी डिक्लेयर करती है कि ये इनका आखिरी सेशन होगा। जेमी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। अब उसके पास कोई और मौका नहीं है नैरेटिव को अपनी तरफ मोड़ने का। वो घबराकर ब्रियोनी से पूछता है कि क्या उसे वो पसंद करती है। ब्रियोनी हेजिटेट करती है, जो जेमी को और नर्वस कर देता है। जब गार्ड जेमी को ले जाने लगते हैं तो वो चीखने लगता है। रोते हुए ब्रियोनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके डैड को न बताए। ब्रियोनी रूम में अकेली रहती है, अपने ब्रीफकेस में सामान रखने लगती है। वो ऑलमोस्ट रोना स्टार्ट कर देती है, जैसे जो भी टेंशन उसके अंदर बिल्डअप हो रही थी वो एकदम से रिलीज हो गई हो।
ये दिखाता है कि चाहे वो एक एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट हो, लेकिन ये केस उसके लिए भी पूरी तरह अलग और चैलेंजिंग था। अब 13 महीने बीत चुके हैं, जेमी अरेस्ट हो चुका है। एडी का 50वां बर्थडे है, लेकिन उसका मूड थोड़ा खराब हो जाता है जब उसे अपने बेटे का जेल से भेजा हुआ बर्थडे कार्ड मिलता है। फिर उसका दिन और भी बिगड़ जाता है जब कुछ बच्चे उसकी वैन पर ब्राइट येलो पेंट से नॉन से लिखते हैं। एडी अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सिर्फ साबुन से क्लीन हो जाएगा, पर उन्हें ऐसा नहीं लगता। एडी टेंशन में आ जाता है और अपनी वाइफ को समझाता है कि अगर ये शहर भी छोड़ दें तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि और बढ़ेंगी। जेमी का ट्रायल बस 4 हफ्ते दूर है और लोगों का रिएक्शन ऐसा है, पर छुपने से कुछ नहीं होगा। इसलिए फैमिली डिसाइड करती है कि दिन खराब नहीं होने देना चाहिए। सब मिलकर मॉल जाते हैं ताकि कोई ऐसी चीज ढूंढ सके जो वैन का पेंट हटा सके। रास्ते में प्लान बनता है कि सब मिलकर एक अच्छी मूवी देखेंगे और फिर चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। लेकिन एडी का प्लान तब गड़बड़ हो जाता है जब मॉल में एक एम्प्लॉय उसे पहचान लेता है और जेमी के केस पर बात करने लगता है, मदद करने की बजाय। एडी इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वही बच्चे जो उसकी वैन पर पेंट कर रहे थे मॉल तक उसका पीछा कर रहे हैं। गुस्से में आकर एडी उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है और उसकी अच्छी तरह पिटाई कर देता है। लड़का पहले तो बड़ा बिंदास बनता है, पर फिर डर के भाग जाता है। इतने फ्रस्ट्रेशन में एडी नए पेंट से अपनी वैन पर रंग फेंकने लगता है, बिना किसी की परवाह किए। जब मॉल के एम्प्लॉय उसे सफाई करने के लिए कहते हैं तो एडी और गुस्सा हो जाता है और उनको भी सुनाने लगता है। जब मिलर फैमिली घर वापस जा रही होती है, एडी बिल्कुल चुप रहता है। तभी जेल से कॉल आती है जेमी की। जेमी अपने डैड को बर्थडे विश करता है और फिर बोलता है कि उसने अपना जुर्म कबूल करने का फैसला किया है। एडी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। उसकी माँ फोन ले लेती हैं और जेमी से उसके खाने और जेल की लाइफ के बारे में पूछने लगती हैं। उसकी बहन उसके जिम जाने की बात करती है, सिर्फ साइलेंस तोड़ने के लिए। घर पहुंचकर एडी चुप रहता है और उसकी वाइफ और बेटी चुपचाप आंसू बहा रही होती हैं। उसके बाद एडी और उसकी वाइफ अमांडा की एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती है। अमांडा मानती है कि आज का प्लान फेल हो गया और फिर जेमी की गिल्टी प्ली पर बात होती है। दोनों के लिए ये मान पाना मुश्किल है कि इनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। शो दिखाता है कि कैसे एडी और अमांडा खुद को दोषी मानने लगते हैं कि उन्होंने जेमी के एक्शंस को पहले क्यों नहीं समझा। एडी के डैड की सख्त परवरिश की वजह से एडी ने जेमी को फ्रीडम दी, पर कहीं न कहीं उससे चूक हो गई। शो एडी के साइकोलॉजी एक्सप्लोर करता है कि कैसे एक आदमी अपने बचपन की कंडीशनिंग से आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। मतलब जो चीजें उसने छोटी उम्र से सीखी हैं, जो बिलीव उसके दिमाग में सेट हो चुके हैं, वो चाहे जितनी कोशिश करे उनसे पूरी तरह फ्री नहीं हो सकता। एडी का कैरेक्टर दिखाता है कि हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और अपब्रिंगिंग हमारी सोच और डिसीजन को कितना कंट्रोल करते हैं। शायद वो लॉजिकली समझता हो कि उसकी पुरानी सोच या डर गलत है, लेकिन इमोशनली वो फिर भी वैसा ही फील करता है जैसे उसको पहले सिखाया गया था। ये एक डीप साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है जो दिखाता है कि आदमी सिर्फ विल पावर से अपनी पुरानी सोच तोड़ नहीं सकता। उसके लिए बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। जेमी का टीनेज फेज इमोशनली और मेंटली बहुत सेंसिटिव था और सोशल मीडिया के बिना सब और डिफिकल्ट हो गया। एडी चाहता था कि जेमी स्ट्रॉन्ग बने, इसलिए उसे फुटबॉल और बॉक्सिंग सिखाया, पर दूसरे पेरेंट्स के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एडी भी उनसे आंख मिलाने से कतराता था। ये सब रिफ्लेक्ट करता है कि जेमी ने पहले ड्राइंग में इंटरेस्ट लिया, पर फिर एक कंप्यूटर मिलने के बाद सबसे दूर हो गया। तभी उसकी बेटी लीसा रूम में आती है तैयार होकर और बोलती है कि वो कहीं नहीं जाना चाहती। उसे लगता है कि जो भी हो अब इस सिचुएशन में रहना पड़ेगा, चाहे जितना भी वक्त लगे। धीरे धीरे फैमिली को एहसास होने लगता है और सब डिसाइड करते हैं कि घर पर ही बैठे एक फिल्म रेंट करें और मजा ले। एडी फिर जेमी के कमरे में जाता है। जैसे ही वो बेड देखता है उसका दिल भर आता है और वो टूट जाता है। उसे जो यकीन नहीं हो रहा था वो पूरा खत्म हो जाता है। जैसे उसकी वाइफ ने कहा था, जेमी चाहता था कि उसका डैड उसका एप्रोप्रिएट एडल्ट बने, क्योंकि उसे पता था कि एडी हमेशा उस पर यकीन करेगा। एडी को अब भी उम्मीद थी कि ट्रायल में जेमी बच जाएगा, पर अब उसे सच एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो जेमी के टेडी बियर को किस करता है, उसे बेड पर टक करता है जैसे जेमी के बचपन की यादों को वापस सुला रहा हो, और धीरे से बोलता है सॉरी बेटा, फिर रूम से बाहर चला जाता है। ये दिखाता है कि एडी ने सिर्फ जेमी का डिसीजन नहीं बल्कि अपनी खुद की डैड वाली फेलियर्स भी एक्सेप्ट कर ली है। ये सीरीज दिखाती है कि इंसान चाहे जितना भी इंडिपेंडेंट सोचने की कोशिश करे, उसका पास्ट, उसकी कंडीशनिंग और उसके वीक मूवमेंट उसे इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। अगर चेंज चाहिए तो उसके लिए सिर्फ सोचना नहीं, एक्टिवली काम भी करना पड़ता है। टीनेजर्स की परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें खुद को समझने का मौका मिले,
इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने और अपनी सोच खुद डेवलप करे। बचपन में जो चीजें सीखी होती हैं वो उनकी सोच और फ्यूचर डिसीजन पर बहुत असर डालती हैं। इसलिए पेरेंट्स और गार्डियंस को केयरफुली गाइड करना चाहिए ताकि वो गलत या टॉक्सिक बिलीफ से दूर रहें। अगर उन्हें अच्छी अपब्रिंगिंग दी जाए तो वो अपने इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को बेटर समझ सकते हैं। फिर वो अपनी कंडीशनिंग के इफेक्ट को पहचान कर अपने डिसीजन खुद सोच समझ कर ले सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस उनके फ्यूचर और रिलेशनशिप के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।